तो कैसी है पब्लिक? चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस आज समझाने से पहले मैं एक चीज और समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे ELECTRICL इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ठीक, समझ आई बात? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे सेल्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। टॉपिक क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जनरली वो सेल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। यही एक प्रोसेस। अब ये पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। क्लियर हो गया टॉपिक? पहले ये समझाता तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझा दिया, आसान हो गया टॉपिक। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करते हैं? केमिकल एनर्जी को। और इस पूरे प्रोसेस को ही इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। एक एग्जांपल लेके चल देते हैं तो और आसान हो जाएगा प्रोसेस। तो इसको लिख लीजिए भैया, फिर मैं रब कर देता हूं। चलो मान लेते हैं हमारे पास एक सेल दिया गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है CuSO4, या फिर मान के चलते हैं ये जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन दिया गया है CuCl2, या और आसान ले लेते हैं, इसको और आसान समझना हो जाएगा। CuCl2 एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हमारे पास दिया गया है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, ELECTRO इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रोड कौन सा है? कॉपर का। चलो ये बात यहां तक क्लियर आई। हमने क्या लिया? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया CuCl2 और उसमें इलेक्ट्रोड पुट किया कॉपर का। मार्कर चेंज कर देता हूं। चलो ये हो गया, यहां तक का टॉपिक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन किस तरह से होगा? सबसे पहले हमारा, और ये किस में प्रेजेंट रहेगा? फेज, सॉलिड फेज में, और CuCl2 हमारा एक्वस। तो सबसे पहले CuCl2 जो एक्वस में है उसका क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? हमारा Cu2 प्लस, कॉपर का ऑक्सीडेशन +2 होता है, ये याद रखो। तो उसमें टूट जाएगा। और ये किसमें? क्लोरीन माइनस, और इसको अगर मैं बैलेंस कर देता हूं तो 2 क्लोरीन है और ये 2, तो इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक, ये पूरा प्रोसेस हुआ। और यहाँ क्या होगा? जनरली इलेक्ट्रॉन की लूज हो रही है या फिर गेन हो रही है? तो इलेक्ट्रॉन की लूज हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की लूज हो रही है। ठीक, ये पूरा प्रोसेस हो गया, समझ आया? चलो अब यहाँ जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड था, उस ये कॉपर इलेक्ट्रोड था, ये पूरा सोल्यूशन था, यहाँ पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक का सोल्यूशन था। अब पोटेंशियल जो अप्लाइड करेंगे एक कॉपर पे ही अप्लाइड करेंगे, डायरेक्ट इस पे तो अप्लाई नहीं करते हैं। तो पोटेंशियल के क्या सेल, ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ये बात को ध्यान रखना है, इसी को अपन प्रूव कर रहे हैं। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ? वोल्टेज को सप्लाई कर रहा हूँ कॉपर के रॉड पे। ठीक, तो एट एनोड, एट ANODE एनोड, और एट कैथोड, अब एक चीज और, ये आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। एनोड और कैथोड हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में समझा था, वहां एनोड क्या होते थे? नेगेटिव चार्ज होते थे। यहां पर साइड में आप नोट पॉइंट करके लिख लो कि हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल ELECTRO इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो देखा था, उस समय क्या देखा था कि एनोड क्या होते थे? ANODE एनोड नेगेटिव प्लेट होते थे, और ये जो कैथोड होते थे, कैथोड वो क्या होते थे? पॉजिटिव प्लेट। बट यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। यहाँ एनोड किस तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव की तरह नहीं, यहाँ एनोड पॉजिटिव की तरह बिहेव करेंगे और कैथोड यहाँ नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करेंगे। चलो भैया इस टॉपिक को लिख लो ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों में अंतर पता रहे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है।
अगर डिफरेंस आ गया तो ये भी लिख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा आपका नोट पॉइंट में बना के ये दोनों को एक साथ लिख लेना। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, उसको भी रब कर दे रहा हूँ, उसका अपने को कोई काम नहीं है। चलो ये वाला का कोई काम नहीं है और उसका आगे कभी कोई काम नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ ये। ठीक, अपने पोटेंशियल अप्लाइड किया जनरली, और ये कॉपर पे आया पोटेंशियल। अब ये वाले कॉपर पे पोटेंशियल आएगा, तो जनरली ये कहाँ पास रिएक्शन होगा, एनोड पे रिएक्शन होगा। तो कॉपर अपना शुरू स्टेट में किस में था, सॉलिड, तो यहाँ से कॉपर जो सॉलिड लिक्विड है, यहाँ से आपको इसका स्टेट भी पता है, ये किस में, एक्वस में एग्जिस्ट करेगा, और ये भी एक्वस में एग्जिस्ट करेगा, और ये पूरा सोल्यूशन भी एक्वस में रहेगा। तो आपको सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है सब घंटा यहाँ सब समझ आने वाला है। चलो कॉपर का किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में, हो गया सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कॉपर 2+ में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर 2+ में चेंज हो जाएगा, और एक्वस कॉपर 2+ में चेंज हो जाएगा। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन की लूज करके। बात समझ आई। जो हमारे पास इसके इलेक्ट्रोड थे कॉपर के, उसने ऑक्सीडेशन किया जनरली, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, यहाँ पास से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में छोड़ दिया मरने के लिए। चलो ये प्रोसेस यहाँ हुआ। अब कैथोड पे क्या होगा, जनरली कैथोड पे हमारा जो ये वाला कॉपर था, ये वाला कॉपर एक्वस कॉपर, ये कॉपर 2+ जो एक्वस मीडियम में प्रेजेंट था, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की गेन कर लेगा, और किस में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल कॉपर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल कॉपर में चेंज हो जाएगा। तो भैया समझ आया कुछ। चलो एक बार नहीं समझ आया तो फिर से रिवाइज कर लेते। ये अपना एक पूरा केमिकल रिएक्शन था, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था जिसने टूट के इसमें चेंज हो गया। एनोड पे क्या रिएक्शन हुई, जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में गया, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारा ये वाला कॉपर जो था उसने एक्वायर किया, और वो न्यूट्रल में चेंज हो गया। मतलब आपको दिख रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, ये इलेक्ट्रॉन्स के रूप में केमिकल एनर्जी में न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर गई, आया, सब दफन हो गया भैया। चलो ये टॉपिक को लिख लो, आगे बढ़ते हैं। आगे अभी नहीं समझ आया तो और आगे जाके क्लियर होते जाएगा। टॉपिक अपन को पूरा का पूरा क्लियर कर लेना है भैया। ठीक, क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है। ये हो गया। आपको जो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा एनोड और कैथोड का, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाके वही कॉन्सेप्ट आपकी क्वेश्चन में मदद करेगा। समझ नहीं भैया तो वॉट भी लगा देगा। कोई से आप क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे, बट अलग से उसका क्वेश्चंस के अलग से वीडियोस निकलेंगे, उसका आप ध्यान रखना। और उन सबके डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, बढ़ें। चलो तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वर्क कैसे करता है, ये तक भी देख लिया, समझ आया। और ये प्रोसेस इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, सुन लो ऐसी। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स हो गए जिनकी एक्सट्रैक्शन पर्पस के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। किसकी, एक्सट्रैक्शन पर्पस के लिए, मतलब निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्योर फॉर्म में लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चलो ये टॉपिक क्लियर है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। क्या है, FAR, गलत स्पेलिंग ना लिखूं तो देख ही लेता हूं, FARDAYS, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लिख सकते हैं, ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जनरली ये इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए ही फॉलो होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लिए इसका घंटा कोई काम नहीं है। ठीक, समझ आया। चलो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो जनरली इसमें होता क्या है, फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एक केमिकल रिएक्शन उतनी ही अमाउंट में होगी जितनी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जा रही है एक इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। समझ आई बात? चलो एक बार इसको और कैप्चर करते हैं। तो उतनी ही अमाउंट में केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी जितना अमाउंट में हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकता हूं, या फिर इलेक्ट्रिक CURRENT करंट पास कराते हैं। तो ये को क्या बोला जाता है? फैराडेज का फर्स्ट लॉ बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के टर्म्स में। ठीक, तो ये और इसे और इजी टर्म्स में अगर समझा जाए तो इसका एक और डेफिनेशन निकलता है, दैट उतना ही वेट ऑफ सब्सटेंस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपॉजिट होगा या फिर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जा रही हो, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस। ठीक, तो जितना जब ऑफ चार्जेस रहेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ वेट क्या होगा? डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। चलो ये टॉपिक क्लियर है। अब यहाँ हमने क्या पढ़ा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका फिजिक्स का चैप्टर है। वैसे ये ध्यान रख लो दैट Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी होता है। हाँ भैया होता है। तो W इज इक्वल्स टू, और यहाँ एक कांस्टेंट लगा रहे हैं, Z क्या हो जाएगा? हमारा कांस्टेंट है। ठीक, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस कांस्टेंट है। ठीक, Z कांस्टेंट लगा देता हूँ, Q की जगह I इंटू टी लिख सकता हूँ। तो W इज इक्वल्स टू ZIT आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा, और इसी फॉर्मूला को लेकर के हम आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। भैया जो Z होता है इसका एक और फॉर्मूला आता है, Z इज इक्वल्स टू जो कांस्टेंट इलेक्ट्रोलाइसिस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट, VALENT वैलेंट वेट। ठीक, अपॉन क्या होता है? हमारा इक्विवेलेंट वेट अपॉन जो इसका फैराडेज बाय फैराडेज। तो ये होता है हमारा, और फैराडेज की वैल्यू कितनी होती है? 96,500। तो ये वैल्यू क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसके फॉर्मूला आप वो भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट बाय एफ, जेड की जगह पुट कर सकते हो। इसको लिख लो भैया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आता है नेक्स्ट अपना फैराडेज का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो अच्छी तरह से क्लियर है, सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लॉ सिमिलर ही है फर्स्ट लॉ को, मतलब फर्स्ट लॉ को ही लेकर के वो आगे डिफाइन करता है। कुछ भी कॉन्सेप्ट को अगर डिफाइन करना रहता है तो फर्स्ट लॉ को ही यूज करके आगे करता है, मतलब फर्स्ट लॉ का यूज करेगा और वो क्या करता है? डिफाइन करता है। ये वाला इंक थोड़ा खराब लग रहा है मेरे को, ये मिटता नहीं है ढंग से जल्दी। चलो ये आपको यहाँ तक क्लियर है? कोई अगर डाउट आए ना तो फेंक के मारो, और कोई प्रॉब्लम है? नहीं है भैया, तो एक लाइक बटन दबाने में क्या आ जाता है। चलो भैया लाइक कर दीजिए, और अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ समझ आया, फैराडे सेकंड लॉ। तो फैराडे सेकंड लॉ बोलता क्या है? जनरली ये फर्स्ट लॉ से ही सिमिलर है, पर थोड़ा सा चेंजेस आता रहता है। फैराडे सेकंड लॉ के हिसाब से हमारा उतना ही अमाउंट ऑफ ई सब्सटेंस क्या होंगे? लिबरेट होंगे। एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ यूज किया गया है, लिबरेट, LIBRATE, लिबरेट, मतलब उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही लिबरेट होगा जितना अमाउंट ऑफ हम करंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब I प्रोवाइड करते हैं उतना। एक बार और सुन से, उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, बोल सकते हैं, जितना अमाउंट ऑफ करंट हम पास कराएंगे, और बाय किसके? और बाय ये होता है जनरली इक्विवेलेंट वेट के। ठीक, इक्विवेलेंट वेट के, किसके? इक्विवेलेंट वेट। तो जनरली इसका फॉर्मूला कितना आ जाता है? अब मान लेते हैं W1 के है हमारा सब्सटेंस 1, इक्विवेलेंट वेट E1 इज इक्वल्स टू W2 बाय E2 इज इक्वल्स टू W3 बाय E3। ऐसे इस तरह से ये आगे आगे जाता जाएगा, WN बाय EN भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाता है इक्विवेलेंट
भैया इक्विवेलेंट तो मतलब फैराडे सेकेंड लॉ के हिसाब से उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस लिबरेट करेंगे एक सोल्यूशन में, जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे और वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा इक्वल होगा इक्विवेलेंट वेट के, मतलब इक्विवेलेंट वेट के ऊपर फुल्ली डिपेंड करेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो ये टॉपिक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि किस किस फैक्टर पे हमारा एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस या फैक्टर डिपेंड करता है, मैटर करता है भैया, किस किस से इसको प्रॉब्लम है, उन सारी चीजों को भी देख लेते हैं। ठीक, मार्कर चेंज ही कर देता हूँ यार, बार बार प्रॉब्लम कर रहे हैं। ब्लैक लेके बात करते हैं, ढंग से मिटता भी नहीं है। ये हो गया, मिटाने में कितना टाइम लगा रहा है। चलो 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 भैया चलो नेक्स्ट लेक्चर, मतलब किस किस फैक्टर के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है वो डिपेंड करता है। ठीक, फैक्टर ऑन बीच इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस डिपेंड। ठीक, कौन कौन से फैक्टर से जिनके ऊपर डिपेंड करेगा, इसको अपने को इसी टॉपिक में देखना है। तो जनरली कुछ फैक्टर्स हो जाएंगे, जैसे कि पहला फैक्टर बात कर लेते हैं, एक एक को लिखते जाते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, NATURE, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक ले रहे हैं, मतलब कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, तो जनरली वहां नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा होंगे, मतलब वो उसके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वहां होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ठीक, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि अगर मैं मान कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड किस तरह का नेचर है उसका, कि एक इनर्ट मेटल लिया गया है कि एक अच्छा खासा मेटल लिया गया, मान लेते हैं एक इनर्ट मेटल, अगर एक अच्छा खासा मेटल लेके चल रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होगी। मैं एक इंपॉर्टेंट डिटेल बता देता हूँ, इनर्ट मेटल लेके चल रहे हैं, जैसे INERT इनर्ट मेटल्स लेके चल रहे हैं। ठीक, जैसे कि हो गया हमारा प्लेटिनम हो गया, EG गोल्ड हो गया। चलो, तो ऐसे मेटल्स अगर लेके चल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जनरली मैं बता दूं, जो ये इनर्ट मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते यार, पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो भैया अपनी केमिकल रिएक्शन वहीं की वहीं रह जाएगी। पार्टिसिपेट ही नहीं करते मतलब अपनी केमिकल रिएक्शन वहीं की वहीं रह जाएगी, तो आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, तो ये किस काम के। तो भैया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कहीं गलती से ऐसे मेटल्स भी मत ले लो। तो इससे रिलेटेड मैं प्लेटिनियम से रिलेटेड एक एग्जांपल भी दूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो यहां क्लियर है। नेक्स्ट अपना डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, याद आया कुछ? पिछले टॉपिक में हमने कैसे पढ़ा था, कंडक्टिविटी के केस में अगर मेटल्स की लेकर के हम बात करते हैं तो मेटल्स में एज टेम्परेचर को अगर हम मेटल्स, यहां नोट पॉइंट करके लिख लो तो ज्यादा समझ आ जाएगा। क्या, एक नोट पॉइंट बना लो तो ज्यादा समझ आएगा। नोट पॉइंट, ठीक, एक नोट पॉइंट बना लो। जो हमने एक मेटल्स के केस में पढ़ा था, मतलब कंडक्टर्स के केस में पढ़ा था, एज टेम्परेचर को अगर हम किसी भी मेटल में इंक्रीज करते हैं, मेटल्स में इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को एज इंक्रीज, तो वहां क्या इंक्रीज हो जाता था, रजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता था। रजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता था मतलब वहां क्या हो जाता है, एज कंडक्टिविटी, मतलब उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी क्या हो जाती थी, भट्ट से नीचे गिर जाते थे। ठीक, अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेके चलते थे, इलेक्ट्रोलाइट ELECTROLYTES इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेके चलते थे, तो एज टेम्परेचर जैसे ही हम इंक्रीज करते थे तो हमारे नंबर ऑफ आयंस एक्साइटेड स्टेट में चल देते थे, मतलब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाते थे, तो यहाँ रेजिस्टेंस तो एक तरह से डिक्रीज कर जाता था और जो हमारी कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती
आती थी। तो मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में आप देख सकते हैं कितना बफर डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो ये टॉपिक यहीं क्लियर है। तो इसको नोट पॉइंट्स में आप अलग से लिख लीजिए, टेम्परेचर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, आपको यहां से समझ आ जाएगा। एज इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज कर जाते हैं। एक ही टॉपिक जो पिछले लेक्चर में कन्वर्ट किए थे, अब इस लेक्चर में भी। चलो, आपको ब्लो अप हो गया माइंड। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और बोल सकते हैं एक्सटर्नल फीचर्स, EXTERN एक्सटर्नल फैक्टर, फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये हो गया, यहां तक चलो लिख लो भैया, रब करूंगा। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसको रब कर दे रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। और एक और फैक्टर जो मेजर रोल प्ले करता है इन सब में, उसको भी डिफर कर लेते हैं। ठीक, एक मेजर रोल प्ले करता है जो हमारा डिफर। तो कोई भी मेटल दिया गया है उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी डिपेंड करता है कि किस तरह से एक मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है या किस तरह से रिडक्शन हो रहा है। तो वो भी काफी हद तक डिपेंड करेगा या फिर काफी हद तक इफेक्ट डालेगा हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। तो ये टॉपिक यहीं तक क्लियर है। चलो भैया, अब एक मेटल लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, वादा नहीं किया था, फिर भी एक प्लेटिनम मेटल लेके चल देते हैं। ये हम एक मेटल इलेक्ट्रोड है अपना लेके चलते हैं, ELECTRODE, इलेक्ट्रोड मान के चलते हैं प्लेटिनम को। एक इनट इलेक्ट्रोड लेके चल रहा हूं क्योंकि आपको दिखाना है कि भैया ये किस तरह से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये हो जाएगा अपना। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा और चेंजेस कर देते हैं और हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन CuCl2 ले लेते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक, यहां तक क्लियर है। चलो, सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। उसका ब्रेक डाउन हम दिखा देते हैं। तो कॉपर 2+ में इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये क्लोरीन नेगेटिव और बैलेंस कर देंगे तो ये 2, तो ये 2 क्लोरीन तो जैसा भी 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की लूज करेंगे। ये आ जाएगा आपका पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन। चलो, एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी ये देख लेते हैं। अब हम एट एनोड, ठीक, और एट कैथोड लिख देता हूं, तो दोनों जगह से आपको क्लियर हो जाएगा। एट एनोड पे आपने एग्जांपल वाले केस में क्या देखा था, कॉपर को जब लेके बात कर रहे थे तो एक वो इनर्ट क्या नहीं था, इनर्ट मेटल नहीं था, इसलिए कॉपर एनोड पे पार्टिसिपेट कर रहा था। बट यहाँ तो प्लेटिनम एक इनर्ट मेटल है, तो वो तो डिपेंड करने से रहा, मतलब एक रिएक्शन करने से रहा, मतलब ये कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते इनर्ट मेटल्स। तो यहाँ कौन पार्टिसिपेट करेगा भैया, अपना क्लोरीन एटम जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन जो एक्वस में है वो क्या कर देगा, जनरली ये हमारा क्लोरीन में चेंज हो जाएगा, Cl2 में चेंज हो जाएगा, और ये क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन की गेन करके। ठीक, और जल्दी नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए इसको थोड़ा सा उल्टा डायरेक्शन में दिखाते हैं। और ये इसका फेज क्या हो जाएगा, गैस, तो गैस में बन के भैया फुर हो जाएगा केमिकल रिएक्शन से। यहाँ तक क्लियर है। और कैथोड पे देखते हैं क्या केमिकल रिएक्शन होने वाली है। कैथोड पे सेम टू सेम जो हमारा ये CuCl2, अब यहाँ Cu कॉपर जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है वो तो प्रेजेंट है, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले इसको एक्सेप्ट करेगा और ये कॉपर में चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है। आपका एनर्जी जो था, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, वो क्या कर दे रहा है, ये सक करे ले रहा है कॉपर, और खुद में स्टोर करे ले रहा है। ठीक, तो ये न्यूट्रल में हो जाएगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारा पहले एक्वस रीजन में था, एक्वस में था, अब ये फिर से किस में, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। चलो भैया, ये हो गया, यही प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और खत्म करते हैं अपना प्रोसेस। ठीक, तो ये हो गया यहीं तक। और इसके बाद तो हमने कॉपर वाला केस देख ही लिया है, तो कॉपर वाला केस आपको इसका सेकंड एग्जांपल लिख सकते हो फैक्टर के ऊपर। तो ये टॉपिक भैया बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसा लगा पब्लिक भैया, स्टूडेंट्स लोग
तो थैंक फॉर वॉचिंग। फिर से इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो।